हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमारे पास स्टार्टिंग है क्लास 12th के सेशन की और सबसे पहला चैप्टर जो आप केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हो वो है आपके पास चैप्टर सॉल्यूशंस। फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे पास ये पार्ट रहने वाला है चैप्टर, और इस चैप्टर में हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि 11th से रिलेट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक से, वो टॉपिक है आपके पास सॉल्युबिलिटी का। और ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी रहेगी अपने पास सबसे पहले सॉलिड की लिक्विड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को। एक एक चीज को मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स की लिक्विड्स में, ये बोला गया है कि ये क्या है, ये मेरे पास एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है जब वो सॉल्वेंट में एंटर करेंगे तो वो क्या होंगे, उसके अंदर डिसॉल्व होने लग जाएंगे। और अपने पास जो सॉल्वेंट है यहाँ पर वो फिक्स कर दिया गया है कि सॉल्वेंट अपने पास लिक्विड रहेगा और जो सॉल्यूट है वो अपने पास यहाँ पर सॉलिड रहने वाला है। तो जब तक आपका सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है उसको बोला जा रहा है डिसोल्यूशन। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि आप बाहर से डाल रहे थे वो सॉल्यूशन में एज इट इज नीचे बैठने लग जा रहे हैं। इतना वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं कि जितना कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहे हैं। और इस प्रोसेस को नाम दिया गया होता है अपने पास क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं जो डिसोल्यूशन और जो क्रिस्टलाइजेशन है ये होता क्यों है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से इस टॉपिक की शुरुआत हो रही है अपने पास, कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए हैं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर ये जो बीकर है, इस बीकर में अपने पास प्रेजेंट है सिर्फ अभी प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं कि लिक्विड सॉल्वेंट पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अपने पास जो सॉल्यूशन की फेज है, सॉल्यूशन की फेज सेम रहती है जो कि सॉल्वेंट की फेज। अगर आपका सॉल्वेंट अपने पास लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, और अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो वैसे आपका सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ले रखा है, तो इसलिए आपका सॉल्यूशन भी लिक्विड रहने वाला है। अब ये सॉल्यूशन बना कैसे होगा, सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने शुरुआत में ये जो सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि अपने पास शुरुआत में सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, और अब ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे यहां से जाकर के इस सॉल्यूशन में एंटर करेंगे। और जब ये सॉल्यूशन में एंटर करेंगे तो सॉल्यूशन में एंटर करने पे क्या होगा, ये इसमें डिसॉल्व होते चले जाएंगे। क्योंकि अभी तो आपने सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट ही किया है, मींस अभी तो मैंने सिर्फ सॉल्वेंट को रखा था और सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स डालने शुरू कर दिए। इस प्रोसेस को बोला जाता है अपने पास डिसोल्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन कहते हैं। तो डिसोल्यूशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन में जो आपके सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते चले जाएंगे आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट में। ठीक है, लेकिन अब ये इनफाइनाइटली तो होगा नहीं ये प्रोसेस। मतलब मैं यहाँ पर सॉल्यूट डालते जाऊं और वो जो सॉल्वेंट आपके पास था, ये जो लिक्विड सॉल्वेंट था जिससे सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या करने लग जाए, डिसॉल्व करने लग जाए। एक समय आएगा जब आपके पास ये जो सॉलिड सॉल्यूट है इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। देखो अब उस समय क्या होगा, अगर मैं बोलूं तो आप इसके अंदर जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल रहे हो ये अब इसी के अंदर प्रेजेंट है। तो आपके सॉल्यूशन में कुछ देर बाद आप देखोगे कि कुछ देर बाद ये जो सॉल्यूट है ये जाकर के नीचे सेटल डाउन हो गया है। ये जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स है नीचे सेटल डाउन हो गए, मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो गए। अब ये प्रेसिपिटेट आउट क्यों हो रहे होंगे, इसका रीजन समझते हैं, प्रेसिपिटेट आउट क्यों हो रहे हैं अपने पास। देखो आपका जो सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपने पास वो सॉल्यूट है जो कि सॉल्यूशन के अंदर था। तो यहां पर ये जो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, मैं कह सकता हूं ये इनसाइड सॉल्यूशन है अभी अपने पास, जो कि डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है सॉलिड इनसाइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये यहीं पर इसके अंदर अपने पास डिसॉल्व हो चुके हैं, इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप जब इसके पास और ज्यादा बाहर से सॉल्यूट पार्टिकल्स डालोगे तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स जाकर इससे टकराएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इनको जगह तो मिल नहीं रही है, किस चीज की जगह नहीं मिल रही है, डिसॉल्व होने की जगह नहीं मिल रही है, मतलब डिसोल्यूशन का प्रोसेस रुक गया है। और जब इनको जगह नहीं मिलेंगी तो ये इसी से टकरा करके क्या होंगे, जाकर के नीचे सेटल डाउन होने लग जाएंगे। सेटल डाउन होने लग गए हैं, नीचे बैठने लग गए हैं, डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को अपने पास जो नाम दिया गया होता है, इस प्रोसेस को नाम दिया गया होता है क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस आपके पास क्रिस्टलाइजेशन है। तो जैसा ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जाकर के सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल से कोलाइड करते हैं और फिर नीचे जाकर के प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, मतलब नीचे जाकर के अलग होकर के बैठने लग जाते हैं, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है अपने पास
क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये चीज ऐसे कैसे हो रही है, ठीक है, मतलब ये हो क्या रहा है। देखो एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। सोचो हमारे पास एक रूम है, एक रूम में अपने पास 30 चेयर्स है, ठीक है, अपने पास एक रूम में यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, एक रूम में मैंने यहाँ पर मल्टीपल चेयर्स लगाई हुई, ठीक है, कई सारी चेयर्स है, मैंने बोल दिया जो टोटल चेयर्स थी मेरे पास 30 चेयर्स है। अब सीधी सी बात है कि एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठ सकता है, और अगर एक चेयर पे एक ही बच्चा बैठ सकता है तो मैं 30 चेयर पे 30 बच्चे बैठा सकता हूँ। हुआ क्या कि इसमें 30 बच्चे आकर के बैठे, और 30 बच्चे बैठने के बाद मैंने जो रूम है, मैंने रूम को बोल दिया कि भाई जो रूम है अपने पास वो फुल हो गया, अब इसमें और बच्चे नहीं बैठ सकते। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उसी दिन अपने पास 2 नए बच्चे आ गए, ठीक है। ये जो 2 नए बच्चे आए हैं, इन्होंने बोला कि सर मेरे को भी क्लास में बैठना है, मेरे को भी क्लास अटेंड करनी है। तो सीधी सी बात है, मैं इनको क्लास तो नहीं अटेंड करा सकता था, लेकिन अब क्या होगा, अगर मैं फिर भी इनको किसी तरीके से इसके अंदर एकोमोडेट कराना चाहूं तो देखो कैसे हो सकते हैं। हो सकता है जो 30 बच्चे थे अपने पास, जो 30 चेयर थी, जब वो +2, अगर +2 स्टूडेंट नए आ गए, अब क्या होगा, यहां पर अपने पास इस चेयर पे जो बच्चे 2 बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, ये अपनी जगह छोड़ देंगे, कहेंगे भाई थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, थोड़ी देर मैं बैठ जाता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 2 नए बच्चे आए हैं, ये 2 नए बच्चे एक बार यहां पर बैठे, वैसे ही वाला बच्चा यहां पे बैठ जाए। तो अब हुआ क्या, आपके रूम में टोटल 32 स्टूडेंट्स हो गए, लेकिन ये दोनों यहां से बाहर आ गए और ये दोनों जाकर के यहां बैठ गए। फिर जब थोड़ी देर बाद ये दोनों थक जाएंगे, ये अपनी फिर से वापस से सीट एक्सचेंज कर लेंगे कि भाई अब मैं थक गया हूं, चल आजा तू वापस बैठ जा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर सोल्यूशन में, कि आपका जो सोल्यूशन था उसमें सीट्स मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थे वो सारे भर चुके हैं, इससे ज्यादा सॉल्यूट एकोमोडेट नहीं हो सकता उसके अंदर। लेकिन अब जो आप नए सॉल्यूट पार्टिकल्स डालोगे, वो क्या करेंगे, वो जाकर के सिर्फ कुछ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ जगह एक्सचेंज करना चाहेंगे, जगह बदलना चाहेंगे। तो इसीलिए अब ये जो एक्सचेंज अपने पास ये चलता रहेगा, यहीं से प्रेसिपिटेट आउट होंगे, यहीं से थोड़े डिसॉल्व होंगे, फिर प्रेसिपिटेट आउट होते रहेंगे। तो जैसे अपने पास यहाँ पे चेयर्स थी, अब ये जो 28 चेयर्स हैं, 28 चेयर पे मैं कह रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है, ये 28 चेयर्स तो फिक्स है, ये तो कहीं नहीं जा रही, इस पे कोई भी एक्सचेंज अपने पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कोई भी एक्सचेंज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो 2 चेयर्स हैं, इसी पे तो हो रहा है सब कुछ, इसी के कारण आपके पास कभी तो मैं कह सकता हूं डिसोल्यूशन हो रहा है, कभी यहां से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मतलब वो उठ के बाहर आ रहे हैं, फिर वो वहां पर बैठ रहे हैं। तो इस वक्त अब यहां पर ना एक प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा, और इस प्रोसेस का नाम है आपके पास इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम वाला जो प्रोसेस यहां पर अब आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी आपके पास सिग्निफिकेंस क्या होती है, आपको पता ही होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अपने पास जो पूरी कहानी अब तक हमें समझ आई है वो ये है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर मैं इससे फॉरवर्ड प्रोसेस की बात करूं तो इससे बन रहा है सॉल्यूशन, और यही सॉल्यूशन आपको वापस सॉल्यूट अलग करके और सॉल्वेंट अलग करके दे दे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये बैकवर्ड प्रोसेस है। तो फॉरवर्ड वाले का नाम हो गया डिसोल्यूशन, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा डिसोल्यूशन, और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपने पास क्रिस्टलाइजेशन। तो एक हो गया डिसोल्यूशन और एक हो गया अपने पास यहां से क्रिस्टलाइजेशन। फॉरवर्ड प्रोसेस डिसोल्यूशन, बैकवर्ड प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों यूज करा है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि किसी तरीके से वो इक्विलिब्रियम वहां पे मेरे को एग्जिस्ट होता हुआ दिख रहा है, कि 2 लोग सीट छोड़ रहे हैं, फिर 2 लोग आकर के बाहर बैठ जा रहे हैं, फिर वो बैठ रहे हैं, फिर वो अपनी सीट छोड़ दे रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम जो यहाँ पर जो एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पर अब क्या होगा, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, तो इक्विलिब्रियम पे तो मुझे पता है कि दोनों जो प्रोसेस है वो बराबर होते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन अपने पास है किसके इक्वल होना चाहिए, क्या ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है ये रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में खासकर, कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके इक्वल रहेगा, हमेशा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। अब यहां से जो मैंने आपको ये चीज बोली कि अपने पास प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो जो डिसोल्यूशन और जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो देखो अपने पास ना यहां से एक सोल्यूशन बनता है जिसका नाम होता है अपने पास सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप लोगों ने इससे पहले भी सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ रखा होगा कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये क्या होते हैं। देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन मेरे पास वो सोल्यूशन होता है जिसमें किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज्यादा सॉल्यूट जो है वो सोल्यूशन में अलाउ नहीं होता है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो अब उससे ज्यादा सॉल्यूट को अलाउ करना या डिसॉल्व करना बंद कर देगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, यहाँ पर सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हो कि एग्जांपल के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पानी में जब आप चीनी घोलते जाओगे तो वो इनफाइनाइट अमाउंट में घुलती चली जाएगी,
एक समय आएगा वो उसके बाद घुलना बंद हो जाएगी। अभी शर्त ये है कि मैं टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, फिक्स्ड टेम्परेचर पर। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को मैं लिख सकता हूं कि सोल्यूशन इन विच नो मोर solute is allowed to be dissolved at a fixed temperature। ठीक है, कि इसके बाद अब और ज्यादा उसमें जो सॉल्यूट है वो नहीं जा सकता किसी फिक्स टेम्परेचर पे। तो आपने बोला कि मेरे पास जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने बना दिया। लेकिन अब इससे ऊपर भी एक टर्म आ जाएगी आपके पास। अब इससे ऊपर जो एक टर्म आ जाएगी वो क्या होती है, वो होती है अपने पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, अब आपको भी पता है कि अगर मैं सोल्यूशन को थोड़ा सा गर्म कर दूं, हल्का सा, अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इससे जो थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी है वो लिक्विड्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए, सभी के लिए नहीं होती है। इसको अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बट जनरली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बढ़ती है, ठीक। अब देखो जब सॉल्युबिलिटी यहां से बढ़ेगी, थोड़ी सी आपने बढ़ा दी, कैसे बढ़ा दी, आप यहां से एक सोल्यूशन की तरफ चले गए जिसका नाम है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आपका सोल्यूशन सैचुरेट तो हो चुका था, ठीक है। अब सैचुरेट के बाद ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट के बाद अब ये हो जाएगा सुपर सैचुरेट, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मैं बोलता हूं आपने 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया और 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से आपने देखा कि 3% से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, 3% उसने सॉल्यूट और ऐड करा दिया। लेकिन अब ऐसा थोड़ी मैं और 2-2 डिग्री बढ़ाते जाऊंगा और 3-3% करके बढ़ती चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। ये अपने पास एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बढ़ती है और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो पहले आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड तो था ही, अब आपने सोल्यूशन को कर दिया है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में अब किसी भी तरीके का सॉल्यूट नहीं ऐड कराया जा सकता है, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो या मैं कोई भी कंडीशन चेंज कर दूं। तो अब यहां पे लिख सकते हैं नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी मैं इसमें कोई और सॉल्यूट नहीं ऐड करा पाऊंगा, जितनी एक्यूमुलेशन थी वो अपने पास फुल यहां पर हो चुकी है। तो एक यहां से बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक बनता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये पहला वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, जो अपने पास सॉल्युबिलिटी रहती है सॉलिड्स के लिक्विड्स में। मैंने दोनों ही टॉपिक्स आपको अच्छे से समझाए हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो है ये काम कैसे कर रहा है। अगला जो टॉपिक अपने पास, अगला टॉपिक अब रहने वाला है फैक्टर से रिलेटेड, जिसकी भी मैंने बात करी थी कि जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पर, जो कि सॉल्यूट को अपने पास डिसॉल्व कर रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखो अभी हम लोग जिस फैक्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास ना सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स के लिए रहेगा सिर्फ, इसको आप आगे और किसी चीज में मत लगा देना, क्योंकि अभी हमें गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी पढ़नी है लिक्विड्स में। तो सिर्फ अभी इन पे ध्यान देंगे कि सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो इन फैक्टर्स के साथ कैसे चेंज होती है, क्योंकि यहां पर इनका रोल अलग है इन फैक्टर्स का, आगे इनका जो रोल है वो बदल जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले चलते हैं अपने पास नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पर। तो भाई नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, और सेकंड वाले में आपको दे रखा है टेम्परेचर। देखो थर्ड यहां पर एक फैक्टर मैं और लिख सकता हूं, एक थर्ड फैक्टर और भी होता है, वो होता है प्रेशर, ठीक है। बट ये इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि इसको मैं चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, बात एक ही है, क्योंकि जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी होती है ना लिक्विड्स में, इसमें प्रेशर का कोई खास रोल होता नहीं है। अगर आप प्रेशर 500 एटीएम से बढ़ाओगे तो 500 एटीएम से प्रेशर बढ़ाने पे सिर्फ 2 से 3% सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो 500 एटीएम प्रेशर करना मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 500 गुना करने के बाद भी आपको 2-3% का फर्क दिख रहा है, तो कोई फायदा नहीं है इसको बढ़ाने का, ठीक। तो सबसे पहला जो फैक्टर आ रहा है वो आपके पास नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। देखो अब ये नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट क्या है, केमिस्ट्री में एक लाइन बहुत फेमस है, वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। देखो हमारे नॉर्मल लाइफ से कैसे रिलेटेड है, अब आप लोगों ने एक चीज तो सुनी होगी, जैसे होता है अपने पास गुण मिलने से शादियां होती हैं और अवगुण मिलने से दोस्ती, ठीक है। जब दो लोगों के गुण मिलते हैं तो उनकी शादी जो है अपने पास वो फिक्स हो जाती है, और वैसे जब दो लोगों के अवगुण मिलते हैं तो अपने पास क्या हो जाती है, उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है। जैसे आपके एक दोस्त को जो है वो ट्यूशन से बंक करना बहुत पसंद है, क्लासेस बंक करना पसंद है, और आप भी वैसे ही हो, तो आपने बोला कि भाई ये तो बिल्कुल सही है। अब दोनों एक ही गाड़ी में जाएंगे शाम को, ठीक है, और फास्ट फूड खाएंगे, मोमोज खाएंगे, घर आ जाएंगे और घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। या दोनों को गेम्स खेलना पसंद है, दोनों रात को लगे हुए हैं, दोनों रात को पबजी बीजीएमआई खेल रहे हैं। या फिर आप ऐसे तरीके के दोस्त हो सकते हो जिनमें दोनों को ही दोस्ती जो है वो इस फैक्टर पे हुई है कि दोनों को पढ़ना पसंद है, पहला वाला भी पढ़ाकू है, दूसरा वाला भी पढ़ाकू है। लेकिन अब आप खुद सोचो,
क्या क्या दो ऐसे लोगों के बीच दोस्ती हो सकती है जिसमें एक जो दोस्त है अपने पास वो पढ़ाकू है और दूसरे को सिर्फ गेम ही खेलना पसंद है, या एक जो दोस्त है अपने पास वो कुछ ऐसा है कि जो सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखता है, कम बोलता है, वहीं दूसरा हमारे पास ऐसा है जो सिर्फ बाहर ही घूमता फिरता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, घर वालों को पता नहीं, घर से बोल के जा रखा है कि भाई मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, और वहां जाके पता चला वो तो 1 महीने से आया ही नहीं है। तो क्या कभी ऐसे दो लोगों के बीच दोस्ती हो पाएगी? कभी भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पोल्स एग्जैक्टली डिफरेंट है। पोल्स एग्जैक्टली डिफरेंट होने का मतलब है कि केमिस्ट्री में हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, जो पोलर सॉल्यूट होता है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में, और वैसे ही आपके पास जो नॉन पोलर सॉल्यूट है, जो आपके पास नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे ये डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। आई बात समझ में? ये होता है अपने पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट। तो केमिस्ट्री में ऐसे काम करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में काम कर रही है आपकी फ्रेंडशिप। देखो अब पोलर और नॉन पोलर को समझते हैं, ये पोलर और नॉन पोलर क्या है। जैसे पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट पे सबसे पहले अगर मैं यहां पर चलूं, तो यहां पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर अपने पास क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो इसके अगर एग्जांपल्स की बात करी जाए तो सभी ने पानी में नमक तो घोला ही होगा। अगर सॉल्ट इन वाटर की बात करी जाए तो सॉल्ट इन वाटर अपने पास कैसा एग्जांपल है? ये अपने पास एग्जांपल है पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट होने का। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो अपने पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसे कंपाउंड्स होते हैं? सॉल्ट होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स कह सकते हो, इलेक्ट्रोवैलिक कंपाउंड्स कह सकते हो। तो आयोनिक कह दूं या इलेक्ट्रोवैलेंट कह दूं, आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड्स हैं ये अपने पास पोलर नेचर के होते हैं। वैसे जो अपने पास वाटर है, क्या ये भी आयोनिक कंपाउंड है? क्या ये आयोनिक कंपाउंड है? वाटर आपके पास आयोनिक कंपाउंड नहीं है। वाटर आपके पास क्या है? ये आपके पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है, बट कोवेलेंट में भी पोलर है। तो वाटर को मैं लिख सकता हूं कि वाटर अपने पास कैसा कंपाउंड है? वाटर अपने पास है एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसके नाम में भी पोलर आ गया, इसके नाम में भी पोलर आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं, अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों पोलर है। ठीक है, अब मैं पेट्रोल को डाल दूं अगर वाटर में, तो पेट्रोल जो अपने पास पेट्रोल होता है, पेट्रोल को हम लोग केमिस्ट्री में गैसोलीन कहते हैं। ठीक है, गैस स्टेशन से इसीलिए पेट्रोल भराया जाता है। तो गैसोलीन जो है ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, और आपको पता ही होगा कि जो हाइड्रोकार्बन है वो नॉन पोलर नेचर के हैं। तो इसीलिए पेट्रोल और पानी कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलाए जा सकते। ठीक है, पेट्रोल और पानी को नहीं मिक्स किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन अपने पास नॉन पोलर नेचर के हो गए, बट वाटर कैसा है? वाटर अपने पास पोलर नेचर है। और कोई एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एक और अच्छा एग्जांपल जो यहां से हो सकता है, एक और अच्छा एग्जांपल हो गया मेरे पास एथेनॉल इन वाटर। ठीक है, एथेनॉल में जब पानी मिलाया जाता है। अब एथेनॉल की अगर बात करें, एथेनॉल में पानी मिलाने का जो एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, सभी ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और अपनी कॉमन लाइफ में तो हम लोग देखते हैं। जो विस्कीज होती है अपने पास, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स आती है, उनमें एथेनॉल ही यूज होता है। तो उसमें इसीलिए हम लोग उसको पानी से डाइल्यूट करके फिर उसके बाद उसको पिया जाता है। तो जितनी भी विस्कीज है जिसमें हम लोग उसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर रहे हैं, और वाटर उसके साथ वहां पर आप देखोगे तो अच्छे से विस्की उसमें घुल भी जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिला है, या ऐसा तो नहीं कि कहीं पर मेरे को जो विस्की का टेस्ट है वो हार्ड आ रहा है, पानी कम रह गया, ज्यादा रह गया। हर जगह से इवन जो है टेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि होमोजेनिटी आ गई, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। तो एथेनॉल और वाटर की अगर बात करी जाए तो एथेनॉल आपको पता होगा कि एथेनॉल जो है ये मेरे पास एक अल्कोहल है, और अल्कोहल और वैसे ये वाटर। तो जो अल्कोहल्स हैं ये अल्कोहल्स अपने पास पोलर नेचर के होते हैं, और वाटर भी वैसे ही आपके पास कैसे नेचर का है? ये पोलर नेचर का है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। और उससे भी बड़ी चीज की अब मैं यहाँ पर जो बात करूं, अब आप ध्यान रखना कि जो अपने पास ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट है, कोई सुपीरियर कॉन्सेप्ट नहीं है। केमिस्ट्री में जो आपके पास नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट है, वो आपको ये बताना चाह रहा है कि कहीं मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्टिव तो नहीं है। अगर ये दोनों केमिकली रिएक्टिव है फिर तो बात ही अलग होगी, फिर तो भाई मैं ये सब चीजें देखूंगा ही नहीं, पोलर है नॉन पोलर है। केमिकली रिएक्टिव कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट है, वो उसके साथ जाकर के केमिकल रिएक्शन कर सकता था। अगर वो केमिकल रिएक्शन कर सकता है तो फिर तो वो सॉल्युबल मान ही लिया जाएगा, जैसे एथेनॉल और वाटर है। आपको अगर ध्यान हो तो जो एथेनॉल होता है इसका फॉर्मूला होता है अपने पास CH3CH2OH। ये हो गई एथेनॉल, और ये हो गया मेरे पास वाटर H2O। ठीक है, तो वाटर की अगर बात करी जाए और जो एथेनॉल है मेरे पास, ये वाटर और एथेनॉल के बीच में ना असलियत में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो इन दोनों के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहले वाले की हाइड्रोजन और अगले वाले की ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है यहाँ पर? इन दोनों के बीच में बन रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ठीक है। किन किन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 3 एलिमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। यानी कि कार्बन के साथ भी आपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो आपने कह दिया हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि ये तीनों हमारे पास एक तरीके से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो हाइड्रोजन के और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है, काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और वैसे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पर है नहीं। अब ये एथेनॉल और वाटर के बीच में बना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके बीच में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। तो अब पोलर नेचर तो था ही, लेकिन उससे ऊपर भी एक और सुपीरियर कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, जो कि है केमिकल रिएक्शन का। तो अगर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्टिव है तो फिर तो बात ही अलग है, तो इससे ऊपर तो कोई चीज है नहीं। इससे सॉल्युबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है अगर वो केमिकली रिएक्टिव हो गया तो। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। इसके भी अपने पास कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं एग्जांपल्स बोलूं तो जैसे बेंजीन और टॉलिन। अगर आप बेंजीन और टॉलिन की बात करोगे तो बेंजीन और टॉलिन भी एक दूसरे में सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि बेंजीन आपके पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है, वैसे टॉलिन भी आपके पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है। फिर वैसे ही आप लोगों ने एक आजकल काफी ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जो कि काफी फेमस है, अगर कुछ लोगों ने उसको देखा होगा यूट्यूब पर उसके बारे में, जिसमें थर्मोकोल को ना पेट्रोल में डाला जाता है। तो जो थर्मोकोल की शीट होती है वो थर्मोकोल की शीट जाकर के ना पेट्रोल में डिसॉल्व हो रही है पूरी तरीके से। बड़ी सी शीट है आपके पास, वो आपके पास लगभग 1 गिलास पेट्रोल में जाकर के डिसॉल्व होगी। आप डालते रहोगे वो उसमें गायब होता चला जाएगा, जबकि पानी में नहीं हो सकता है। तो जैसे वो थर्मोकोल आप देख रहे थे, जो कि आपको कई जगह पर एज एन एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, थर्मोकोल एंड वाटर। तो ये जो थर्मोकोल है, ये थर्मोकोल क्या होता है? अपने पास एक पॉलीमर है, और वैसे ही जो अपने ये मैंने गलती से यहां पर वाटर लिख दिया, पेट्रोल, थर्मोकोल और जो पेट्रोल है, ये जो थर्मोकोल और पेट्रोल है अपने पास, ये अच्छे से एक दूसरे में सॉल्युबल क्यों है? देखो, आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देखा कि भाई वो बड़ी सी शीट लेते हैं थर्मोकोल की, उसको पेट्रोल में डालते हैं, वो घुलती चली जाती है, ऐसा लगता है कि गायब हो रही है, ठीक है, कि उसने इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी दे दी कि जितना मर्जी उतना थर्मोकोल डाले सारा डिसॉल्व हो जाएगा। थर्मोकोल पॉलीमर है, पेट्रोल जैसा मैंने बताया है गैसोलीन है। ये दोनों नॉन पोलर है क्योंकि ये दोनों हाइड्रोकार्बन है। ये भी नॉन पोलर है, पेट्रोल भी नॉन पोलर है और थर्मोकोल भी नॉन पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ, इसलिए दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए। तो ऐसे अपने पास कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसके साथ यहीं पर हमारे पास ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ना है वो रहेगा अपने पास टेम्परेचर वाला। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलने वाले हैं इसमें टेम्परेचर टॉपिक पर। चलो नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं अब इसमें, जो कि रहने वाला है अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग इसको 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टेम्परेचर के लिए आप कोई एक आंसर नहीं दे सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है या कम हो जाती है। यहाँ पे 3 फैक्टर्स है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मोस्टली बढ़ती है ज्यादातर की, कुछ ऐसे हैं जिनकी कम हो जाएगी, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिसमें पहले बढ़ेगी फिर अचानक से कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर देने के लिए एक आंसर नहीं है, इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, बट अभी हम लोग उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता, आपके सिलेबस में वो चीजें नहीं है, स्पेशली सीबीएसई में। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स कैन बी वेरिड इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है, सबसे पहले रहने वाला है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसके बारे में आप अभी से सबसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि अभी इससे पहले आप लोगों ने जितना भी पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉलिड्स की खासकर, उसमें यही पढ़ा होगा कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉलिड्स की इंक्रीज करने लगती है। अब सभी ने घर में पानी में चीनी घोली होगी, ठीक है, घोली है नहीं घोली है, वैसे आजकल के बच्चे पानी में चीनी के बजाय कुछ और चीजें ज्यादा घोलने लगे हैं। पर खैर, मैं बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अपने पास पानी में क्या कर रहे हैं, कोई भी चीनी घोलेगा। अब आपके पास 2 तरीके का पानी यहाँ पर प्रेजेंट था। एक था जो आपके पास बिल्कुल फ्रिज से आप निकाल के लाए, बिल्कुल चिल्ड वाटर है, ठीक है। अभी चिल्ड वाटर में आप पानी मिलाओ और एक जगह आप पानी मिलाओ टैप वाटर में, तो आपको पता होगा कि जो टैप वाटर है, टैप वाटर में मेरे पास जो चीनी है वो जल्दी घुल जाएगी, या अगर आप सॉल्ट भी घोल रहे हो तो जल्दी घुल जाएगा। अगर मैं उसी को ठंडे पानी में घोलना चाहूं तो घुल तो जाएगा, पर मेरे को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेरे को बहुत ज्यादा उसको चलाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घोलना पड़ेगा।
तो मेरे को यहां से क्या चीज समझ आई कि जो ठंडा पानी है ना, ठंडा पानी चीजों को जल्दी से डिसॉल्व कर नहीं रहा है, उसमें ना टाइम लग रहा है। तो यही है आपके पास पहला फैक्टर कि कुछ सॉल्ट्स अपने पास ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता रहता हूं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की अगर मैं यहां पर बात करूं तो एग्जाम्पल अपने पास क्या हो सकते हैं, जैसे NaCl है, NaBr है, KCl है, एटसेट्रा। ऐसे और भी कई सॉल्ट्स, इन सब की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखो इसके पीछे रीजन क्या है। आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री में हमारे पास जो रिएक्शन प्रोसेस है, जो भी कोई केमिकल प्रोसेस है या कोई केमिकल रिएक्शन है, ये दो ही तरीके की हो सकती है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये एंडोथर्मिक होगा और या फिर ये एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है। नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। वो सभी रिएक्शंस जो कि हीट को एब्जॉर्ब करें, वो सभी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद आगे बढ़े या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या हम लिख सकते हैं? हीट एब्जॉर्प्शन। यहां पर हीट का क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है हीट का एब्जॉर्प्शन। और वही कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो खुद हीट बाहर फेंक देती है। ठीक है, आपने जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते देखा तो आपने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसने हीट बाहर फेंक दी। तो इस जगह पर क्या होता है? इस जगह पर होता है उल्टा हीट का एमिशन। तो पहले में एब्जॉर्प्शन हो रहा है और दूसरे में एमिशन हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को पहले से ही पता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। लेकिन मेरे पास जो चीज यहाँ पे जरूरी है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में जानने के लिए, वो क्या है? देखो उस चीज पे आप लोग ध्यान देना। एंडोथर्मिक में मैंने क्या बोला? एंडोथर्मिक में मेरे पास जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आपके सिस्टम की जो इनिशियल इंथैल्पी है, आपके सिस्टम की जो इनिशियल इंथैल्पी है वो लो रहेगी और फाइनल जो इंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी? मेरे पास हाई। ठीक है, इनिशियल इंथैल्पी वहां पे लो रहने वाली है, फाइनल जो इंथैल्पी है वो आपके पास क्या हो जाने वाली है? हाई हो जाने वाली है, क्योंकि सिस्टम ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं एंडोथर्मिक के लिए जो चेंज इन इंथैल्पी है डेल्टा एच, आपको पता ही होगा डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल करके। ये डेल्टा एच कैसा आएगा? ये डेल्टा एच आएगा आपके पास ग्रेटर देन 0, या फिर मैं कह सकता हूं पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो आंसर पॉजिटिव का आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। ठीक, एक्सो को समझना। देखो एक्सो जो है आपके पास, एक्सो में अपने पास जो इंथैल्पी चेंज है, यहां पे आपको पता है कि यहाँ पे हीट उल्टा बाहर फेंक दी जाएगी। तो शुरुआत में सिस्टम के पास इंथैल्पी ज्यादा रही होगी और फाइनली सिस्टम के पास जो इंथैल्पी है वो कम हो गई होगी। तो यहां पर जो अपने पास इंथैल्पी चेंज है वो कैसा हो जाएगा? यहां पर इंथैल्पी चेंज हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि अब जो आपके पास आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 0 से कम आएगा। तो ध्यान रहे, वो सभी रिएक्शंस जो कि आपके पास एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन को फॉलो करते हैं, वो सभी प्रोसेस जो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन को फॉलो करते हैं, वहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। तो ये होता है अपने पास फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, और ये ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स में है। जो क्लास 11th में आपने ली चैटलर्स प्रिंसिपल पढ़ा है, ये दोनों ही चीजें ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स में चलेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की यहां पर बात करी जाती है तो इक्विलिब्रियम खुद को शिफ्ट भी करेगा। तो ये सब कुछ ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स में चलेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। ये वाला फैक्टर किनके लिए ट्रू है? ये वाला फैक्टर उनके लिए ट्रू है जो कि एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब जहां पर अपने पास जो इंथैल्पी चेंज है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई बात समझ में? और मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कि इन अकॉर्डेंस विद ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो ये सब कुछ ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में। तो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, इंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0, तभी आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगी। अब चलते हैं यहां पर सेकंड वाले फैक्टर पर, और अपने पास जो सेकंड फैक्टर है वो रहने वाला है कि मैं टेम्परेचर तो बढ़ा रहा हूं, पर मैं देख रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो अपने पास डिक्रीज कर रही है। तो अब देखेंगे कि ऐसा कहां पर हो सकता है। चलते हैं यहां पर बी पार्ट पे। सो बी वाले पार्ट में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब उल्टा हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया है? अब आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करने लग गई है, जैसे जैसे मैं यहां पर अपने पास जो टेम्परेचर है वो बढ़ाता चला जा रहा हूं। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने के पीछे क्या रीजन है और इसके क्या क्या एग्जांपल अपने पास हो सकते हैं?
देखो पहले मैं आपको इसके एग्जांपल बता सकता हूं। तो इसके एग्जांपल में जैसे लिथियम सल्फेट एक एग्जांपल है इसका, और वैसे ही अपने पास एक एग्जांपल हो सकता है यहां से सीरियम सल्फेट। तो लिथियम सल्फेट और सीरियम सल्फेट जो है ये आपके पास दो ऐसे सॉल्ट हो गए जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। अब इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, वो है ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। देखो ये जो प्रोसेस है, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी, जब आपने इसको पानी में डाला या किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में डाला, आपने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, तो सीधी सी बात है वो रिएक्शन खुद ही हीट बाहर फेंक रही है। सॉल्युबल होने के लिए उसको केमिकल बॉन्ड बनाने पड़े होंगे, केमिकल इंटरेक्शंस करनी पड़ी होगी, जिसके कारण उसने एनर्जी बाहर फेंकी। अब आप कह रहे हो नहीं मैं तो इसको टेम्परेचर सप्लाई करूंगा, मैं तो इसको हीट सप्लाई करूंगा, तो आप तो अगेंस्ट जा रहे हो ना उसकी स्पॉन्टेनिटी के, मतलब उसका जो नेचुरल अकरेंस, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। अगर आप उसके नेचुरल अकरेंस के अगेंस्ट काम करोगे तो फिर क्या होगा? तो उसके कारण उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होने लग जाएगी। तो यहां पर जो अपने पास फैक्टर काम कर रहा है ये होता है फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो भाई वहां पर तो फिर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करने लग जाएगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो, क्योंकि उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो रिएक्शन तो वैसे हीट बाहर फेंक रही है और आप उसको उल्टा हीट सप्लाई करा रहे हो, तो उसको नहीं चाहिए थी हीट, इसलिए यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या कर गई अपने पास? डिक्रीज कर गई। फिर अब मैं चलता हूं यहां पर नेक्स्ट, और जो लास्ट है अपने पास वो रहेगा जहां पे सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ेगी फिर कम होने लग जाएगी अचानक से। तो यहां पर मैं कोई एक आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। अब सी वाले फैक्टर पे आ जाते हैं कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ी और उसके बाद फिर अचानक से डिक्रीज होने लग गई। इसका अपने पास एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल हो सकता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं सोडियम सल्फेट को, Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी। जब तक आप 32.8 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे, जैसे आप 32.8 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे आप 32.8 को पार करोगे ये अचानक से इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी। तो मैंने क्या कहा, 32.8 तक तो बढ़ी और 32.8 के बाद ये क्या होने लग गई? कम होने लग गई। तो मेरे पास ये सोडियम सल्फेट रहा होगा, और सोडियम सल्फेट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये वहां से वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है, मींस इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगने शुरू हो जाएंगे। तो अपने पास ये Na2SO4 था और Na2SO4 से बनने लग जाएगा Na2SO4.NH2, ठीक है, डेकाहाइड्रेटेड रहता है ये। अभी Na2SO4 जो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, देखो अब इसको आप ध्यान से समझना है, Na2SO4 और Na2SO4.NH2, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि जब तक मैं 32.8 डिग्री सेल्सियस तक जाऊंगा तब तक ये अच्छे से डिसॉल्व होता रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये है बिलो, ये हो गया अपने पास बिलो 32.8 डिग्री सेल्सियस। जब तक मैं 32.8 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गया हूं तब तक सोडियम सल्फेट को पानी में डालोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगता चला जाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा, दिखा रहा है कि वो पानी में सॉल्युबल है। लेकिन अबव 32.8 क्या होगा? अबव 32.8 पर इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उल्टा अब कम होने लगेगी। ये जो आपके पास डेकाहाइड्रेटेड है, ये जो डेकाहाइड्रेटेड मेरे पास सोडियम सल्फेट है, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट वापस कन्वर्ट होने लग जाएगा आपके पास डिहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट में, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये वापस सोडियम सल्फेट की तरफ जा रहा है। अगर मेरे को एक ग्राफ प्लॉट करना होगा और मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करूं सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर में, तो इस ग्राफ में आपसे एक छोटी सी चीज कई बार पूछ ली जाती है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझना आप। देखो पहले हमने क्या बोला, पहले हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहले जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसके साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो कुछ ऐसा करवाएगा अपने पास, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। उसके बाद किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड जब आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होने लगी, तो अब ये जो कर्व था ये नीचे गिर जाएगा। देखो इसने जिस टेम्परेचर से अपने पास चेंज लिया है, जिस पॉइंट से अपने पास चेंज लिया है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर मेरे पास वो टेम्परेचर होता है जहां से आपका सॉल्युबिलिटी कर्व क्या करता है, चेंज ले लेता है, ठीक है, अपने ट्रेंड को ब्रेक कर देता है। तो मैं लिख सकता हूं ट्रांजिशन टेम्परेचर वेयर सॉल्युबिलिटी कर्व चेंजेस इट्स ट्रेंड। इसने अपनी जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी। आई बात समझ में? तो ये था अपने पास इसका तीसरा वाला पॉइंट
कि टेम्परेचर और किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। तो यही 3 तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है। और एक तीसरा फैक्टर भी होता है। तीसरा फैक्टर जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बोला था, तीसरा फैक्टर अपने पास प्रेशर रहता है, बट प्रेशर के लिए इनसिग्निफिकेंट रोल है, प्रेशर का कोई काम नहीं है। फिर भी आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे तो बताओ लेकिन क्या होता है, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो आपको आंसर देना है हाँ भाई बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से जो सॉलिबिलिटी है वो बढ़ ही जाती है सॉलिड्स की लिक्विड में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब आप प्रेशर को, अगर मैं प्रेशर को 500 एटीएम तक बढ़ा रहा हूं, 500 एटीएम तक बढ़ाने पे जो सॉलिबिलिटी है वो सिर्फ 2 से 3% ही बढ़ती है। ठीक है, इट ओनली इंक्रीजेस अप टू अ वैल्यू या बाय अ वैल्यू ऑफ 2 to 3% ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर टू 500 एटीएम। तो भाई इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया और उसके बदले में आपको सॉलिबिलिटी कितनी ऑफर करी गई सॉल्यूशन से, सिर्फ 2 से 3% ज्यादा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, स्पेशली एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो।